अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। चना की अच्छी उपज हेतु फसल में फली छेदक कीट का समेकित नियंत्रण, बकरी की उन्नत नस्ल जमुनापरी की पहचान और इनका प्रबंधन, हमारे राज्य के जो किसान चना की खेती किए हुए हैं वो बुआई के अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्था पर होगी, लेकिन इससे अधिक उपज के लिए जरूरी है कि फसल में इस समय लगने वाले फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए उचित प्रबंधन को अपनाया जाए। तो क्या है ये प्रबंधन कार्य, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जिला समस्तीपुर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नागेंद्र कुमार। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये फल भेदक कीट है। अगर हम इसके अंडे की बात करें तो ये मादा जनरली अंडे देती है वैसे पत्तियों पे जिनमें कि रोया होता है, और जो फल होती हैं पॉड उस पे भी कभी कभी देती है। तो जब ये अंडे देती है तो उस समय सूर्य अवस्था में जो अंडे का रंग होता है वो पीलापन लिए हुए सफेद रंग का होता है, और बाद में कुछ घंटे में ही इसका रंग भूरा रंग का हो जाता है। जब ये पिल्लू आगे बढ़ता है अपने दूसरी अवस्था में और इस समय इसका रंग पीलापन लिए हुए हरा हो जाता है। तो इसको पहचानने का यही तरीका है कि लैटरल ब्राउन रंग का स्ट्रिप पाया जाता है इसके शरीर पे। अगर आप इस पिल्लू की लंबाई की बात करें तो इस पिल्लू का लंबाई जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो लगभग 3 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। जो अगली अवस्था होती है वो होता है पीपा, मतलब कि सुस्त अवस्था इसको बोलते हैं। अगर उस पीपा का रंग देखेंगे तो वो लगभग वो डार्क टैन कलर से लेके भूरा रंग तक का होता है, और यह मिट्टी में ही पाया जाता है। बैसक पतंगा होता है, उसका रंग जो होता है वो हल्का रंग का होता है। इसके अगले जोड़ी पंख पर भूरे बिंदु होते हैं जो कि धारीदार रेखाएं बनाती हैं, तथा ऊपर की तरफ काले रंग के तिकोने धब्बे होते हैं। अगर हम पिछली जोड़ी पंख के बारे में बात करें तो इसका रंग हल्का सफेद रंग का होता है, तथा बाहरी सिरे पर काली धाराएं की रेखाएं होती हैं। तो इसके जीवन चक्र में यह है कि ये जो मादाएं होती हैं कोमल पौधे के भागों पर अपने अंडे देती है, और एक मादा लगभग 750 अंडे देती है 4 दिन के भीतर। ये अंडे 2 से 4 दिन में फूट जाते हैं। जब पिल्लू अब अंडे से निकलते हैं बाहर तो ये पत्तियों के हरे पदार्थों को खुरच कर खाना शुरू कर देते हैं, और बाद में जब फूल और फल आते हैं उसमें पहुंचकर उसमें छेद बनाकर इनको खाते हैं। और इस कीट से प्रभावित जो फलियां होती है वो खोखली होकर सूख जाती हैं, और अगर आप फली को देखेंगे हटाकर तो इसमें उनका मल भी पाया जाता है। और इसका जो प्रकोप होता है नवंबर से लेकर मार्च तक अत्यधिक होता है, मतलब ये काफी अग्रेसिव होते हैं। मैं इसके प्रबंधन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि छोटे खेतों से पिल्लू को हाथ से पकड़ के नष्ट कर देना चाहिए। चने की फसल के काटते ही खेतों को अच्छी तरह सफाई करें और जुताई करना चाहिए, ताकि जो गर्मी के समय में उसका जो पीपा है मर जाए। उचित जो फसल चक्र होता है वो अपनाना चाहिए ताकि इनका प्रकोप कम से कम हो सके। इसके अलावा प्रकाश प्रपंच या फेरोमोन ट्रैप की सहायता से बैसक पतंगों को एकत्रित करके आप नष्ट कर सकते हैं। और इस कीट से प्रतिरोधी चने की किस्में जैसे ICC 506 या ICC V2
को लगाना चाहिए। इसके अलावा आप नीम की पत्तियां या निम्बोली के रस का 5% घोल बनाकर फसल पर अंकुरण के 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें तो ये काफी लाभप्रद होता है। इसके अलावा आप कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप कोरिएंडर ले लीजिए, मस्टर्ड हो गया, इसको भी लगाकर आप एस्केप कर सकते हैं उससे कीट का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको एस्केप करना है इस कीड़े को, तो आप टाइमली सोइंग करें चने का। और साथ में एक और भी दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं NPV, इसके भी छिड़काव से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। तो इसका जो मात्रा है NPV @ 250 250 से लेके 500 लार्वे इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर के छिड़काव से आप इसको आसानी से फल वेदक कीट को आसानी से बचा सकते हैं। खेत में अगर अधिक इस कीट का प्रकोप हो तो आप कीटनाशी भी छिड़क सकते हैं, लेकिन कीटनाशी छिड़कने से पहले आप सुनिश्चित हो लें कि आपके खेत में कितने मात्रा में यह कीट का अंडा या पिल्लू है। अगर आपको 5 से 8 अंडे या 2 पिल्लू पर 10 प्लांट दिखे तो आप कुछ रसायन है जिसके छिड़काव से आप अपने इस फल वेदक कीट को आसानी से बचा सकते हैं। मैं कुछ रासायनिक बता रहा हूँ, जैसे कि क्लोरोपाइरिफास 20 EC 2.5 लीटर पर हेक्टेयर, किनोल फास 25 EC 1 लीटर पर हेक्टेयर छिड़काव से काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एंथोरियम फूल का उत्पादन है एक अच्छी आय का जरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों और कस्बों में बढ़ रही है। और इसी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए किसान भाई पॉलीहाउस में इसकी खेती अब करने लगे हैं और इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो जो किसान भाई इसकी खेती करने जा रहे हैं वो किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। आज हम आपको बताएंगे एंथोरियम की खेती के बारे में। यह पौधा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले यह विदेशों में ही होता था, जो कि आज भारत में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम मीडिया का महत्वपूर्ण इसमें रोल रहता है। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा कोकोपीट, कोको हस्क एवं लीफ मोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं तथा नालियां बनाकर उसमें लीफ मोल्ड या कोको हस्क, कोकोपीट की बेड बनाई जाती है। उसके उपरांत इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है प्रजाति का चुनाव। तो महत्वपूर्ण वैरायटी न्यू ऑरेंज, जेविया एंड एंजल और अन्य वैरायटी भी जो लगाई जा सकती है। इसके उपरांत हम पौधे इसके टिश्यू कल्चर से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के पौधे अभी ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तह इसके पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा इसका प्रोपगेशन होता है, जो कि 25 से 35 रुपये प्रति पौधा प्राप्त किया जा सकता है। पौधा प्राप्त करने के उपरांत इसका पौधारोपण किया जाता है। इसके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। डबल रो में इसके पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने के उपरांत इसमें महत्वपूर्ण होता है लीफ प्रूनिंग, क्योंकि यह एक पत्ती का ही मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसका लीफ प्रूनिंग ज़रूरी हो जाता है। हमेशा इस पे 5 से 6 पत्ती ही रखते हैं, बाकी पत्ती जो पुरानी होती जाती हैं उसको प्रून कर दिया जाता है। प्लांट लगाने के बाद इसका महत्वपूर्ण रोल जो है वो न्यूट्रिशन, अतः इसका न्यूट्रिशन का विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से
इसमें उर्वरक वाटर में जो सोल्यूबल हैं उनका उपयोग करते हैं। इसमें क्योंकि ह्यूमिडिटी की अति महत्वपूर्ण उपयोगिता है, अतः 65 to 75% ह्यूमिडिटी हमेशा रहना चाहिए। इसलिए इसमें हमेशा स्प्रिंकलर से, फोगर से ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं। इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है, इस प्रकार से इसमें रोटिंग होता है जो कि ब्लाइट के कारण और फंगस के कारण होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, इसके लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और प्लस बाविस्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि फंगल रूट रोटिंग जो लगता है उसका भी कंट्रोल हो सके। प्लांट रोपण करने के उपरांत 8 महीने बाद इसमें फूल चालू हो जाता है, जो कि 15 रुपये से 20 रुपये प्रति स्पाइक स्टिक के हिसाब से मार्केट वैल्यू इसका होता है। यह पौधा साल में 6 से 8 प्रति पौधा स्टिक मिलता है। इसके अंदर पेरेनियल क्रॉप है, जिससे कि हम एक बार लगाने के उपरांत 5 से 6 साल तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रति स्क्वायर मीटर 7 से 8 पौधे लगते हैं, जिसका कीमत 30 से 35 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होता है। 500 स्क्वायर मीटर एरिया में 2 से 3 लाख रुपए प्रथम ईयर, उसके उपरांत 3 से 4 लाख रुपए प्रति ईयर 5 साल तक प्राप्त किए जा सकते हैं। और यह ऐसी जगह पे भी किया जा सकता है जिसका कोई उपयोग नहीं हो, बंजर ज़मीन पड़ी हो, क्योंकि इसके लिए अच्छी जगह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मीडिया भी इसमें दूसरा बाहर का यूज़ करते हैं तथा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होता है, शेड नेट के अंदर होता है। इसलिए हम अनुपयोगी ज़मीन में इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक किसान जो छोटी जगह रखता है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, उसको आराम से इसको उगाया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बकरी की उन्नत नस्ल जमुनापरी की पहचान और इनका प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरी पालन कम लागत में लाभकारी होने के कारण लघु और सीमांत किसानों द्वारा काफी अपनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर बकरी पालक वो लाभ नहीं ले पाते हैं जो कि उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों को जिस भी नस्ल की बकरी मिल जाती है वो उसी का पालन करने लग जाते हैं। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए आज हम जानकारी लाए हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में, जिस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर महेश शिवानंद। जमुनापारी नस्ल ये बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। जमुनापारी नस्ल को पहचानने की कुछ 3-4 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जमुनापारी नस्ल का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। दूसरा, जमुनापारी की नस्ल के कान बहुत लंबे होते हैं। तीसरी विशेषता ये है, जमुनापारी नस्ल का जो नाक जो है वो तोते के आकार का होता है। और चौथे ये विशेषता है कि इसके पीछे के पैर पे और जांघ के नीचे एक बड़ा बालों का गुच्छा होता है। जमुनापारी नस्ल वैसे तो ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, जो कि दूध के लिए और इसके वजन के लिए जानी जाती है। जमुनापारी नस्ल का दूध देने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। ये आम तौर पे 1 से लेके 1.5 लीटर प्रतिदिन के औसत से दूध देती है। इसका वजन आम तौर पे आप देखेंगे तो 12 महीने में 28 किलो आता है, अगर आप इसको सेमी इंटेंसिव पद्धति में पालते हैं। अगर आप इसको इंटेंसिव पद्धति में पालते हैं तो इसका वजन 12 महीने में 40 किलोग्राम तक होता है। जमुनापारी नस्ल में सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है उसका दूधी है। ये दुधारू प्रजाति है
इसके बाद में इसके अगर आप मैनेजमेंट के बारे में देखना चाहेंगे तो इसकी मैनेजमेंट में आपको इसके बच्चों का, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद 3 महीने तक आपको बच्चों को अलग अलग रखना होता है। 2-3 महीने के बाद बच्चों को अलग रखना है। 3 महीने तक आप दोनों भी सेक्स के बच्चों को साथ में रख सकते हैं। उसके बाद में आप उनको अलग करना ज़रूरी है। 3 से 6 महीने और 6 से 12 महीने आप उनको अलग ही रख सकते हैं। आमतौर पे एक ही बच्चा ज़्यादातर आता है। अगर आप देखें तो जो छोटी नस्ल के जानवर है उसमें 2 या 3 या 4 बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नस्ल बड़ी नस्ल है। इसमें बच्चे देने की क्षमता सिर्फ 1 बच्चा देती है ये पर ब्यात, और 2 बच्चे देने की इसकी कैपेसिटी जो है वो 20% है। मीन्स आप 100 बकरियों में से 20 बकरियां जो है 2 बच्चे दे सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है, हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये पता करने के लिए रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है और बकरी की पहचान बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम ये करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में हम इसको आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हैं, क्योंकि ये नस्ल सफ़ेद कलर की है। इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट से उसको पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है हमें कि जो जानवर बीमार है, किस बच्चे को किस माँ का दूध पिलाना है, इसके लिए हमें यह सहायता देता है। और किस जानवर ने कितना दाना खाया, किस जानवर में कितना चारा खाया, ये सब करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन जानवर का करना बहुत ज़रूरी है। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क हमें उसका जो है मेडिसिन देने में, कौन सा जानवर कब बीमार हुआ, कब ठीक हुआ, ये सब जानकारी पाने के लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिस मादा का बच्चा जो है उसको वही नंबर दिया जाता है, क्योंकि उससे ये पता चले कि इस माँ का ये बच्चा है, और फिर हम उससे दूध पिला सकते हैं। जो काली नस्ल होती है, जिनका कलर काला होता है, उसमें क्या है, उसमें एक और तरीका है कि आप इसमें टैटूइंग यूज़ कर सकते हैं। टैटूइंग मीन्स गोंदना। बकरी का कान होता है, उसके अंदर की जो त्वचा होती है वो पिंक कलर की होती है, और उसमें टैटू या गोंद वो काम आती है, और आप बकरियों को उस तरह से पहचान सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। मटर की खेती की है और अभी फसल खड़ी हुई है। वे विशेष रूप से ध्यान रखें कि खरपतवार खेत में नहीं होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किसान भाई अब हाथ से निराई करें। इसके अलावा खेत में जो फसल खड़ी है उसमें अभी पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम चूर्णिल आशिता बीमारी कहते हैं, वो पौधों में लग रही होगी। इसमें सफ़ेद रंग का पाउडर सा पौधों के ऊपर आ जाता है। किसान इस रूप में ध्यान रखें। और एक सल्फेक्स दवाई आती है, सल्फेक्स का 3 किलोग्राम 2.5 एकड़ के लिए किसान भाई लें और उसको 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस प्रकार किसान भाई पाउडरी मिल्ड्यू से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अभी जैसे ही किसान भाई खेत में देख रहे होंगे तो कहीं भी तेलिया या जिसको हम थ्रिप्स बोलते हैं वो आ रही होगी। किसान भाई उसके बीमारी को रोकने के लिए मेटासिस्टॉक्स का लगभग 1 लीटर दवाई 600 से 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों के खेतों में पॉड बोरर या फली वेदक आने की संभावना है, वे किसान भाई भी ध्यान रखें। और मेटासिस्टॉक्स एक रासायनिक दवा आती है, किसान भाई उसकी लगभग 750 मिलीलीटर दवाई लें और 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर
स्प्रे करें। इस प्रकार किसान भाई अपने फसल को बीमारी और कीटों से बचा सकते हैं। अभी जिन खेतों में इस साल बारिश नहीं हुई है तो किसानों के खेत में अभी फसल पानी मांग रही होगी। लगभग 35 से 40 दिन के बाद किसान भाई हल्की सिंचाई करें। इसके अलावा 65 से 70 दिन के बीच में यदि किसान भाइयों को फिर जरूरत पड़ती तो एक सिंचाई की व्यवस्था किसान भाई करें। जिन किसानों को हरी फली तोड़ के बेचना है वो किसान भाई 70 से 75 दिन के बीच में ये फसल को फली तोड़ कर बाजार में भेज सकते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखें कि फली की तुड़ाई करते हुए पौधे की ब्रांच को नुकसान ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे और किसान भाई हरी फली तोड़ लें। जिन किसान भाइयों को दाने के लिए उगाना है वो किसान भाई लगभग 100 से 110 दिन के बीच में ही दाने के लिए फसल की कटाई तैयार होगी। किसान भाई उस टाइम पर काटें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी उपज हेतु टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम, अरहर की फसल से अच्छी उपज हेतु पौधा सुरक्षा उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।